हेलो बच्चों, लर्न वर्ड्स एकेडमी में फिर से स्वागत है। आज की जो वीडियो है, आज की इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप एक आंसर लिखिएगा, ऐसे टाइप आंसर, हाउ यू हैव टू राइट अ गुड आंसर, हाउ टू बिगिन अ गुड आंसर, वेदर यू राइट अ आंसर अबाउट पोएट्री, वेदर यू राइट द आंसर अबाउट नोवेल, ड्रामा, हाउ टू बिगिन विद इट, द मोस्ट easiest way. Okay, first we will discuss about poetry, then obviously drama and then the novel. मैं बस ब्रीफ में आपको बता देने वाली, ये वीडियो बहुत शॉर्ट में होने वाली है, ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगी बिकॉज मैं देखी हूँ बहुत सारा आंसर चेक की हूँ। उसमें बच्चे बिगिन तो करते हैं, बॉडी भूल जाते हैं, इंट्रो गलत लिख देते हैं, बॉडी कहीं कहीं पे गलत लिख देते हैं, बॉडी में वो जम्बल कर देते किस तरह से बॉडी लिखना है एंड बॉडी कितने पैरा में डिवाइड करने से अच्छे रहेंगे एंड ऑल्सो हाउ यू हैव टू कंक्लूड द आंसर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कंक्लूजन एंड द इंट्रो. You will always remain intro, body and conclusion. These are the vital part, but the intro, we say now that first impression is our last impression, so we have to make our first impression. We have to make our examiner to stay in our copy for just 10 minutes and she judge how you have write, how good you can write. I'm not telling to write a best answer, I'm just telling you to write a good answer. Just write it good, don't be try to perfect, don't try to write a perfect answer, but try to write something good that nobody has written. Okay, just today we will begin with that. Now the first we are talking about poetry. Poetry में आप लोग किस तरह के आंसर लिखिएगा? Who are the beginners or the basic English writer student? This video is for all the students, whether you are a school student or a college student or a university student. This video will help you a lot. The first thing always keep in mind, मान लीजिए हम लोग कोई एक पोइट्री लेते हैं, randomly एक पोइट्री लेते हैं. If you I will take a poetry about London, okay, and this London is about Samuel Johnson, क्योंकि लिटरेचर में बहुत सारे लंदन है. आई एम नॉट जोकिंग. आप देखिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक लंदन है, विलियम ब्लेक की एक लंदन है, सैमुअल जॉनसन की भी एक लंदन है. सो आई एम टेकिंग सैमुअल जॉनसन्स लंदन. हाउ टू जस्ट बिगिन अ आंसर? If you don't get anything, if you don't get what to write, what we have to show, just how to begin your first answer. क्योंकि आपकी कॉपी की इंप्रेशन बहुत अच्छी बननी चाहिए. कुछ भी हो जाए, आपकी कॉपी की इंप्रेशन में थोड़ी सी भी खराबी नहीं. देखिए, एग्जामिनर आपको नहीं जानते, हमको भी नहीं जानते. अगर मैं आपका कॉपी चेक कर रही हूँ, आई डोंट नो हु आर यू. You can be a middle student, average student, middle mark students, or you're a topper, you're a B grade student, or you're an average student. I don't know you, but how to begin a good answer, I will just say you. ये आपके बीए एमए में भी बहुत हेल्प करेंगे. जो बच्चे एमए में भी है, बट आप ऑब्वियसली मास्टर्स में हैं, तो आपको पता ही है किस तरह के आंसर्स लिखने हैं. बट फॉर देम ऑल्सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल. फर्स्ट यू हैव टू बिगिन विद, जैसे आपको कुछ याद नहीं आ रही है, बस लिख दीजिए लंदन, रिटन बाय सैमुअल जॉनसन ड्यूरिंग 18th सेंचुरी. आपको ईयर याद नहीं है, डोंट मेंशन इट. हाँ, पर 18th सेंचुरी आप नंबर्स में नहीं लिखिएगा, आप वर्ड में लिखिएगा. 18th सेंचुरी London, written by Samuel Johnson during 18th century, a satirical poetry. इंट्रो में और क्या होनी चाहिए, ये मैं बस लाइन की शुरुआत बता रही हूँ. देखिए, अभी पूरा आंसर तो डिस्क्राइब मैं नहीं कर सकती, पर मैं कोशिश करूंगी अपने इंस्टाग्राम पेज पे आपको एक फुल फ्लरिश आंसर लिखकर एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास दे सकूं. आप वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं हमें, वहां से आप जाकर जस्ट देख लीजिएगा किस तरह से मैं आंसर को लिखी हूँ, फ्रेम की हूँ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक आंसर को फ्रेम करना. वी नो द टॉपिक्स, वी नो द पॉइंट्स आल्सो, बट वी डोंट नो हाउ टू फ्रेम द आंसर. जितने अच्छे फ्रेम कीजिएगा उतना सुंदर होगा देखने में आंसर. देखिए, पोइट्री बोलिए, लिटरेचर इज ऑल अबाउट योर राइटिंग स्टाइल, योर वोकेबुलरी पावर. ओके, इफ दे सी योर ग्रामेटिकल्स, बट इट्स अबाउट द मैजिक ऑफ राइटिंग, हाउ यू कैन राइट. आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बहुत थोड़ा सा लिखते हैं, बहुत कम लिखते हैं, बट दे सिक्योर अ गुड मार्क्स.
और कुछ बच्चे बहुत कुछ लिखते हैं, बहुत रैंडमली लिखते हैं और उन्हें अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। द बेसिक थिंग इज़ दे डोंट नो द मैजिक, दे डोंट नो द टेस्ट ऑफ द एग्ज़ामिनर। यू हैव टू कैच द एग्ज़ामिनर। एग्ज़ामिनर को आप पाथ दिखाइएगा, आप रास्ता दिखाइएगा कि उनको कैसे आंसर्स चेक करना है। आप उन्हें नेविगेट करके लेके जा रहे हैं आपके आंसर के थ्रू कि हाँ मैम, हाँ सर, आप चलिए, मैं आपको नेविगेट कर रही हूँ, मैं आपको गाइड कर रही हूँ, आपको किस-किस रास्ते से होके जाना है, मेरे आंसर्स को देखने के लिए एंड you have to navigate him or her to give you the marks. Then only she will give you the marks. देखिए टीचर्स के बैग में मार्क्स होते हैं, you just have to pull it out, okay? And you have to know how to write. देखिए मैं जब आपकी तरह थी and now also when I write a answer, कभी-कभी होता है ऐसे हम लोग जंबल हो जाते हैं किस तरह से ये आंसर लिखेंगे, तो ये आंसर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जानना भी बहुत जरूरी है। अब ये आप लंदन के बारे में बताएँ। अब आप क्या कीजिएगा, डायरेक्टली आप इसके सोर्सेज़ के बारे में बताइए। कहाँ से ये पोएट्री को ली गई है? कौन से राइटर ने कहाँ से इंस्पायर होके इसको लिखने की कोशिश की है? आप उसके बारे में डायरेक्टली बताने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप सोर्सेज़ के बाद ही क्या कीजिएगा, राइमिंग स्कीम बताइए। ठीक है? कौन से फॉर्म में लिखी गई है पोएट्री को? ये सब आपके इंट्रो में होनी चाहिए। जो भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये आपके इंट्रो के बारे में मैं बता रही हूँ, ठीक है? फॉर्म के बारे में बताइए, फिर आपके और क्या बताना है? टोन के बारे में बताइए, मूड के बारे में बताइए। ये आपके इंट्रो होने चाहिए। इंट्रो कोशिश कीजिएगा 1 पैराग्राफ हो, एट लीस्ट वो पैराग्राफ 60 वर्ड्स के तो हो। अब हम लोग 60 वर्ड्स तो बोलते हैं, पूरे के पूरे 60 वर्ड्स तो लिख नहीं पाते हैं। मिनिमम 50 टू 55 वर्ड्स ही होती है। तो 1 पैरा इट शुड यू शुड बिगिन लाइक दिस. Manan is a poem written by Samuel Johnson during 18th century. It is a satirical poetry. अब आपको बताना होगा the sources. ये sources आपके जुवेनल से लिए गए हैं, जुवेनल के स्क्रिप्ट से लिए गए हैं और आपको ये भी बताना पड़ेगा क्यों इसे नियो क्लासिसिज्म एरा भी कहा जाता है. Why this poetry gets famous? नियो क्लासिसिज्म ये बताना भी पड़ेगा आपको. सो आपको बस मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ अगर आप लंदन के बारे में लिख रहे हैं आप कोई भी पोइट्री के बारे में लिख रहे हैं कोई भी पोइट्री हो ठीक है अगर मैं एक फ्रेम बनाऊं अगर देखिए जैसे कुछ भी चीज को बनाने के लिए मोल्ड करने के लिए हमें एक फ्रेम की जरूरत होती है देखते हैं ना मिठाई जब बनती है उसे एक मोल्डिंग के तरह संदेश जब बनता है तो उसमें देखते ही होंगे कि वो शेप दी हुई रहती है बस उसे में मटेरियल को डाली जाती है और डालने के बाद वो वैसे फॉर्म में निकलते हैं सेम चीज यहाँ पे देखिए मैं अगर फ्रेम बनाऊं क्या पहले तो आपको पोइट्री के बारे में बताना होगा नेम बताइए एरा बताइए अगर वो फेमस एज से है कोई भी फेमस एज से राइटर के बारे में बताइए राइटर कौन से कौन से एरा से बिलोंग कर रहे हैं ठीक है अगर उसकी कोई सोर्सेज है उसके बारे में बताइए टोन बताइए राइमिंग स्कीम बताइए उसके बाद आप उसके आप कह सकते हैं नेम एरा राइटर सोर्सेज टोन राइमिंग स्कीम हो गया कौन से फॉर्म में लिखे गए हैं जैसे आयम्बिक पेंटामीटर होता है ब्लैंक वर्स हो गया या फिर आप कह सकते हैं ब्लैंक वर्स आयम्बिक पेंटामीटर फ्री वर्ड्स कोई भी अगर आपको पता है कौन से वर्ड्स में है इफ यू कैन रिकॉग्नाइज इट टेल इट अबाउट इट उसके बाद आप पोइट्री ये पूरे इंट्रो है और ये कोशिश कीजिएगा 60 वर्ड्स में हो आप हर एक आंसर का 60 वर्ड्स का इंट्रो रेडी कर दीजिए बिकॉज इट्स योर फर्स्ट इंप्रेशन नाउ यू हैव टू नेविगेट द एग्जामिनर टूवर्ड द बॉडी अब हम बॉडी के स्तर से इंट्रोड्यूस करेंगे हाउ टू राइट द बॉडी ऑब्वियसली बॉडी है ये बहुत डिफिकल्ट पोर्शन होती है आपको कुछ नहीं याद है यू डोंट नो यू जस्ट नो द थीम देखिए आप कोई भी पोइट्री लिखते हैं ना कोई भी आंसर लिखते हैं चाहे आप पोइट्री का लिख रहे हैं ड्रामा का लिख रहे हैं या फिर आप नोवेल का लिख रहे हैं इट्स नॉट अबाउट कि भाई मैम हम लोग समरी लिख देंगे वी विल गेट द मार्क्स यस द टीचर और द एग्जामिनर मे गिव यू अ मार्क्स मे गिव यू वन और टू आप कह सकते हैं वन और टू 15 मार्क्स में वन और टू इज मतलब मैं तो कहूंगी बहुत ही बुरा मार्क्स है यार एटलीस्ट 15 में 7 8 मिलना बहुत बड़ी बात है तो किस तरह से आप एक गुड आंसर लिखने के लिए
15 मार्क्स में कैसे आप एक 15 to 20 मार्क्स का अगर आंसर हो, हाउ टू हैव टू स्कोर 10 और 12 मार्क्स इन दैट आंसर। अगर 15 मार्क्स का तो बॉडी कैसे आप लिखिएगा। बॉडी के लिए क्या होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थीम। जिस टॉपिक के लिए वो क्वेश्चन पूछा गया, इफ इट्स अबाउट टाइटल देन टाइटल, इट्स अबाउट थीम देन थीम, इफ इट्स अबाउट contemporary society then contemporary society, okay, if it's about characterization then characterization, अगर उस वो आपके किसी भी, आप कह सकते राइटिंग स्टाइल देन राइटिंग स्टाइल, जिस चीज के बारे में भी वो आपसे पूछ रहे हैं उसी चीज के टॉपिक के ऊपर आपको ये आंसर लिखना होगा। ठीक है, ये बॉडी उसी पे डिपेंड कर रही है। अब देखिए पोइट्री में तो कैरेक्टराइजेशन नहीं होती है, उसमें आप कह सकते हैं जैसे पर्सोनिफाई कर दिया, मान लीजिए कोई ऐसी पोइट्री है जिसमें डेथ को पर्सोनिफाई की गई है, या ब्रीच को पर्सोनिफाई की गई है, या सिक रोज मान लीजिए उसमें वर्म को पर्सोनिफाई की गई है, वुमेन की वर्जिनिटी को पर्सोनिफाई की गई है। ठीक है, तो उस तरह के पोइट्री के लिए आप कैरेक्टराइजेशन को मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है, टाइटल हो गया, थीम हो गया, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, पोएट की राइटिंग स्टाइल के बारे में। Now, now you have to write the, you have to break the body into two parts or three parts। आप कोशिश कीजिएगा 60 वर्ड का हर बॉडी में 260 वर्ड का होना चाहिए, मतलब ईच पार्ट शुड बी 60 वर्ड 60 वर्ड। कैसे, मान लीजिए आपको अगर थीम या टाइटल का सिग्निफिकेंस बोला तो टाइटल लिखिएगा, सिर्फ टाइटल के बारे में लिख के मत छोड़ दीजिएगा। टाइटल पूछा है, आप थोड़ा सा थीम बता दीजिएगा, उसके बाद थोड़ी सी उसकी राइटिंग स्टाइल के बारे में बता दीजिएगा, थोड़ी सी उसकी सोसाइटी के बारे में, जिस सोसाइटी और जॉनरा को दिखाई जा रही है उसके बारे में बता दीजिएगा, थोड़ी थोड़ी सी इस बात के बारे में बता देंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए जो बीए फर्स्ट सेम में है, जो इंग्लिश ऑनर्स लिए हैं, जो हम लोग की तरह है, मतलब आप कह सकते हैं जो जस्ट बिगिन किए हैं, जो साइंस से आए हैं, कॉमर्स से आकर इंग्लिश लिटरेचर ले लिया और वो सोच रहे किस तरह के आंसर मैं फॉर्म करूंगी या करूंगा, और मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे कोई गाइडेंस करने वाला नहीं, यहाँ मैं हूँ आपको गाइड करने के लिए। आप अपना आंसर लिखकर मुझे मेरे जीमेल में भेज दीजिएगा, मैं वहां पे चेक कर लूंगी। मेरा जीमेल मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पे आप चेक दे दीजिएगा, मैं वहां से देख लूंगी। ओके, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट। आप ये मत सोचिए कैसे एक आंसर लिखना है। देखिए आप लोगों को एक आंसर लिखना है, कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है, इट्स वेरी वेरी इजी। देखिए ये कोई नहीं बता रहा कि किस तरह से एक आंसर लिखना चाहिए, किस तरह से एक मास्टर्स आंसर लिखनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कॉलेज, हमारे यूनिवर्सिटीज उसमें हमें डिटेलिंग से नहीं बताते कि एक एक डिटेल कैसे लिखनी है, कितनी माइन्यूटली चेक करनी है। ठीक है, उसके बाद हम कंक्लूजन लिखेंगे। अब बहुत जन बोलते हैं कि मैम मैं इंट्रो लिख ली, मैं बॉडी भी लिख ली, पर मुझे जो बेसिक प्रॉब्लम आती है मैम कि कंक्लूजन, किस तरह से मैं कंक्लूजन लिखूंगी। तो कंक्लूजन देखिए हमेशा आपकी राय होती है, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या मोटिव, आपका क्या मोटो हुआ, क्या समझे इस पोइट्री का, ये आपकी कंक्लूजन है। लेकिन अब मैं बोली आपका है, आप क्या सोचे, आप क्या समझे, सो यू नेवर राइट द आंसर I think like this, I want to know, I knew about it, don't write like this. Okay, overall, begin the answer, change the para, begin with overall. In the poetry, the poet depicts, okay, in this poetry the poet convey or depict message or portray someone, so you have to begin this. Now whatever the topic is, चाहे वो टाइटल के बारे में हो, थीम के बारे में हो, किसी भी चीज के बारे में, whatever the topic is, write about it. Write within 30 to 40 words. उससे भी ज्यादा आप कर सकते हैं, but I'm saying about average 30 to 40 words.
ठीक है? जो टॉपर्स है वो तो लिखेंगे, वो बहुत ही लिखेंगे। आपके आंसर्स इतने बहुत लेंथी भी नहीं होने चाहिए, बहुत शॉर्ट भी नहीं होने चाहिए। 100 वर्ड्स में भी अगर देखिए हमारा जो बेसिक 15 मार्क्स का आंसर होता है, वो 500 टू 600 वर्ड्स के अंदर होते हैं। अब 500 वर्ड्स में ऑब्वियसली 60 वर्ड्स का तो इंट्रो हो गया, 60 वर्ड का आपका मान लीजिए ये कंक्लूजन हो गए। 60-60 120 वर्ड्स हो गए। अब आपके वर्ड्स जो बच रहे हैं 120 टू 200 वर्ड्स के आपके इंट्रो और आपका कंक्लूजन हो ही गया। अब बच रहे हैं 300 वर्ड्स। 300 वर्ड में आपकी बॉडी है, 60-60 के हिसाब में आप उसको डिवाइड कर दीजिए। 60 वर्ड 60 वो आप बॉडी का 3 टुकड़ा कीजिए। 60 वर्ड पहला, फिर 60 वर्ड सेकंड, फिर 60 वर्ड पहले 60 वर्ड में आपका जो मेन टॉपिक है उसको डिस्क्राइब कीजिए। दूसरे 60 वर्ड में आप फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि टाइटल, सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल है, तो पहले 60 वर्ड में आप टाइटल की सिग्निफिकेंस बता रहे, दूसरे 60 वर्ड में आप कॉन्टेम्परेरी सोसाइटी, राइटिंग स्टाइल, नैरेटिव स्टाइल बता रहे, तीसरे 60 वर्ड में वहां पे किस जॉनरा पे लिखी गई है, कौन सा मेटाफर यूज किया गया है, सिमिलीज यूज की गई है, फिगर ऑफ स्पीच क्या क्या यूज की गई, तो बाकी के 60 वर्ड 180 वर्ड्स 200 वर्ड्स के तो हो ही जा रहे। देखिए वहां पे बैठ कर कोई काउंट कर नहीं रहा है। इफ यू राइट अ गुड आंसर, इफ यू कैन फ्रेम अ गुड आंसर, दे विल डेफिनेटली गिव यू। हम आंसर्स बहुत सुंदर लिखना चाहते हैं, आप जितने सुंदर आंसर्स लिख सकते हो। ऑब्वियसली लिटरेचर इज ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी। यहाँ पे देखिए लिटरेचर लेने का बहुत एक आप कह सकते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज क्या है जानते हैं कि ये आपको मगअप नहीं करनी है। यू हैव टू थिंक, यू हैव टू क्रिटिकली थिंक, यू हैव टू एनालाइज थिंग, यू हैव टू राइट। इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी। आप कितनी सुंदर से उस आंसर को लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज पॉलिटिकल साइंस की तरह या हिस्ट्री की तरह या आप कह सकते हैं साइंस की तरह आपको लर्न नहीं करनी है, मगअप नहीं करनी, सेम टू सेम चीज नहीं लिखना है। यू हैव टू यूज योर विट पावर, योर विजडम टू राइट अ ब्यूटीफुल आंसर। ओके, अब हम जाने वाले हैं नोवेल एंड ड्रामा पे। नोवेल और ड्रामा का क्या होता है, थोड़ी सी चेंजेस थोड़ा सा होता है कि वो जॉनरा में डिवाइड हो जाती है। जैसे आप अगर हम लोग ले लेते हैं दो ठो, जैसे मान लीजिए एक आपका हैमलेट ले लेते हैं, ये ड्रामा के लिए, और एक आपका ले लेते नोवेल में फ्रैंकेनस्टाइन। ओके, फॉर एग्जांपल आप कोई भी नोवेल कोई भी ड्रामा के पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं बस आप लोगों को समझाने के लिए एक रैंडम एग्जांपल ले, एक हैमलेट का और एक फ्रैंकेनस्टाइन का। पहले हम लोग ड्रामा के पे आते हैं। ड्रामा पे भी जो इंट्रो होने वाला है वो किस तरह का होगा कि राइटर, हैमलेट लिखा कौन है, राइटर कौन है, कौन से एरा में लिखी गई है, कौन से जॉनरा में लिखी गई है। जैसे ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है, तो आपको क्या बताना है, ट्रेजेडी किसे कहते हैं, फिर आपको बताना है रिवेंज ट्रेजेडी किसे कहते हैं। ठीक है, सब चीजों की ये एरिस्टोटल कैरेक्टराइजेशन क्या होती है, एरिस्टोटल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रेजेडी। ठीक है, ये इंट्रो में आपको बताना है व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट अ ड्रामा। अब वो ड्रामा अगर कॉमेडी हुआ तो जहाँ पे ट्रेजेडी है वहां पे कॉमेडी आप यूज कीजिएगा। ठीक है, देखिए जो ट्रेजेडी है वो रिवेंज ट्रेजेडी हो या ट्रेजेडी हो, सेलिंग एंड स्कूल ग्रीक ट्रेजेडीज को फॉलो करके हम लोग इसे शेक्सपियर ने लिखे हैं। शेक्सपियर कहाँ से इंस्पायर हुए थे, थॉमस किड से इंस्पायर हुए थे। थॉमस किड के आप लोगों को पता था स्पेनिश ट्रेजेडी जो एक से आप कह सकते हैं एक रिवेंज ट्रेजेडी है, वहां से वो इन्होंने इंस्पायर होकर सारी ट्रेजेडीज लिखना शुरू की। तो आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी बतानी होगी। इंट्रो इज ऑल अबाउट योर बैक स्टोरी, यू आर इंट्रोड्यूसिंग समवन। आप किसी को इंट्रोड्यूस करें सबसे ज्यादा जो है, अगर मैं शेक्सपियर के बारे में लूँ, ओपनिंग सेंस, उनकी ओपनिंग सेंस बहुत वाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सॉलिलोकीज को एक आंसर आता है कि हैमलेट की सॉलिलोकी को या मैकबेथ की सॉलिलोकी को डिस्क्राइब कीजिए, तो उसके लिए ये आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कोई भी ड्रामा लिखिए, या वो ड्रामा अमेरिकन लिटरेचर हो, चाहे वो ड्रामा इंडियन लिटरेचर हो, चाहे वो ड्रामा ब्रिटिश लिटरेचर के क्यों ना हो जाए, लिटरेचर के ड्रामा है तो यू हैव टू राइट ऑल अबाउट इट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अबाउट बॉडी। बॉडी में क्या लिखना है आपको, जिस भी टॉपिक के बारे में बताई गई है, जैसे मान लीजिए जॉनरा, अब जॉनरा को जो आप बताए कि ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है, तो उसे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, रिवेंज ट्रेजेडी क्या है, फिर आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल देकर।
एक चीज मैं भूल गई थी, पोइट्री के वक़्त आप जब भी पोइट्री के आंसर लिख रहे हैं, उसमें कोटेशन देना बहुत ज़रूरी है। 2-3 कोटेशन ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि कोटेशन दीजिएगा तो आंसर और सुंदर हो जाती है। बिकॉज़ इट्स अबाउट कि हाँ, एग्ज़ामिनर में एक इंप्रेशन बनता है कि नहीं, चलो ये स्टूडेंट को पता है कि कौन से पोएट्री के बारे में लिख रहे हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा-सा, जस्ट अ लाइन, फ्यू लाइन्स फ्रॉम द पोएट्री, चाहे कोई भी, जैसे मेरे को यूलिसिस का बहुत अच्छा एक पोएट्री का है, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। ये पोएट्री की मोटो है। तो ये मैं यूलिसिस में डाल सकती हूँ, लिख सकती हूँ। वैसे आप भी एक आंसर कोशिश कीजिए, फिर बना लीजिए, ठीक है? बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जितना अच्छा आप पोएट्री का कोटेशन देंगे, ड्रामा में भी कोटेशन दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इट विल बी जस्ट, आप कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, उसी तरह आपके लिए भी होगा कि अगर आप ड्रामा पे भी एक कोटेशन यूज़ कर लें। 2-3 कोटेशन अगर आपको याद हो सकते हैं तो वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप कोई मॉक या कोई क्रिटिसाइज़ कर रही है, ऐसी कोई कोटेशन जो क्रिटिसाइज़ कर रही है, कैरेक्टराइज़ेशन को दर्शाने के लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए हैमलेट पे, हैमलेट का टू बी और नॉट टू बी, ये कोटेशन उसका फेवरेट था। वो हमेशा यूज़ करता था। ये कोटेशन आप लिखते हैं तो क्या होता है, इंप्रेशन बहुत अच्छी बन जाती है। आप इसे लिख सकते हैं, ओके? इट विल आल्सो हेल्प यू। नाउ बॉडी में आप रिवेंज ट्रेजेडी लिखेंगे, फिर जॉनरा लिखेंगे, राइटिंग स्टाइल लिखेंगे, नैरेटिव टेक्निक लिखिएगा। जो मेजर कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट जो है, उसके बारे में थोड़ा-सा बता दीजिएगा, ठीक है? हाँ, मेजर कैरेक्टर, प्रोटैगनिस्ट, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी। एंड नाउ सेकंड टॉपिक में क्या होने वाली है, जो है आपका जो सेकंड टॉपिक आएगा, वो अभी इस तरह का आपका बॉडी रेडी हो जाना चाहिए। हर एक चीज़ पे आप डिस्क्राइब करिएगा थोड़ा-थोड़ा करके कि जिसमें इंप्रेशन अच्छा हो। टीचर ये समझे नहीं, ये बच्चे को पता है कि किस चीज़ के बारे में पूछा गया। और जो चीज़ मैं फिर से कह रही हूँ, जो चीज़ पूछा जाएगा क्वेश्चन में, बॉडी में, वही चीज़ सबसे पहले होनी चाहिए। उसके बाद बाकी जो आपकी क्वेरीज़ है, वो आनी चाहिए। ठीक है? नाउ हम लोग कंक्लूजन के बारे में बता रहे हैं। कंक्लूजन में क्या है? कंक्लूजन में क्या होने वाली है? ऑब्वियसली ओवरऑल शेक्सपियर वांट टू, अगर शेक्सपियर है तो शेक्सपियर वांट टू डिस्क्राइब और इन कंक्लूजन टू सम अप, इस तरह से हो सकता आप शुरू कीजिएगा। इन कंक्लूजन, एट द एंड, इस तरह के आंसर्स को आप लिखिएगा, ठीक है? ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, जो लास्ट टॉपिक है, नोवेल के बारे में, किस तरह के नोवेल के आंसर्स को फॉर्म करने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लिटरेचर में। नोवेल के आंसर किस तरह के फॉर्म करने वाले हैं, नोवेल हो या शॉर्ट स्टोरी हो। बेसिकली नोवेल और शॉर्ट स्टोरी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, थोड़ी सी चेंजेस रहती है और कुछ नहीं। आंसर्स राइटिंग में मैं टॉपिक्स में नहीं बोल रही, दोनों का टॉपिक बहुत बड़ा है। शॉर्ट स्टोरी नोवेल में बहुत डिफरेंस है। नोवेल इज ऑल अबाउट उपन्यास, जो बहुत सारे कैरेक्टर को डेवलप की जाती है, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। कभी कभी वो बर्थ कैरेक्टर्स बचपन से लेकर बड़े तक होते हैं, उसको बिल्डन ग्रुसम नोवेल कहते हैं। कुछ नोवेल्स को पिकारस नोवेल कहते हैं, कुछ को गॉथिक्स नोवेल्स कहते हैं, कुछ हॉरर नोवेल्स हो गए, जो हॉरर होते हैं उसे गॉथिक्स कहते हैं। ओके, तो देयर आर वैरायटी ऑफ एपिस्टोलरी नोवेल, जैसे पामेला हो गया, रिचर्ड्स, सैमुअल रिचर्डसन का पामेला, वो एक आपका एपिस्टोलरी, एपिस्टोलरी मीन्स यू आर राइटिंग द नोवेल इन द फॉर्म ऑफ लेटर। तो हर एक नोवेल की राइटिंग स्टाइल आपको पता होनी चाहिए। नोवेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक अ नोवेल इन रॉबिन्सन क्रूसो। फॉर एग्जाम्पल रॉबिन्सन क्रूसो का हम एक एग्जाम्पल लेंगे, या फ्रैंकेनस्टाइन। दो नोवेल अलग अलग जॉनरा पे हैं, तो ये आपको हेल्प कर देंगे किस तरह के आंसर्स देंगे। एक तो 18th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं और फ्रैंकेनस्टाइन आपको पता है रोमांटिक एरा 19th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। लेट 18th सेंचुरी एंड बिगिन ऑफ 19th सेंचुरी आप कह सकते हो फ्रैंकेनस्टाइन है। तो यहाँ पे रॉबिन्सन क्रूसो या कोई भी नोवेल आप लिख रहे हैं, उसकी जो इंट्रो है, सेम
सेम इंट्रो सबकी ऑलमोस्ट सेम है कि रॉबिन्सन क्रूसो इज बीन रिटन बाय डैनियल डिफॉय ड्यूरिंग द 18th century in the era of enlightenment period। अब इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रो में सेम आपको बताना है नोवेल लिखा कब है, राइटर के बारे में बताना है, एरा के बारे में बताना है, कौन से फॉर्म में लिखी गई है। नोवेल बहुत सारे फॉर्म की होती है, जैसे पिकारेस्क नोवेल हो गए, विलियम ग्रोसम नोवेल हो गए, सॉरी विलियम जमो, ओके। एपिस्टोलरी, एपिस्टोलरी फॉर्म ऑफ नोवेल। फिर आप कह सकते हैं गॉथिक, गॉथिक नोवेल्स, विलियम जमो नोवेल, एपिस्टोलरी नोवेल, गॉथिक, पिकारेस्क। जैसे रॉबिन्सन क्रूसो पिकारेस्क तो है, साथ ही में एपिस्टोलरी है। पिकारेस्क का मतलब है एक कैरेक्टर है जो रॉक टाइप के होते हैं, जो एक जगह टिके हुए नहीं रहते हैं, पूरे सोसाइटी में यहाँ वहां घूमते हैं, ठीक है। रॉबिन्सन एक पिकारेस्क के साथ साथ एक एपिस्टोलरी है, एज बिकॉज इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर। तो ये आपको बताना होगा। आपको हर एक नोवेल के फॉर्म को पता रहना बहुत जरूरी है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी होते हैं राइटिंग स्टाइल उनका, वो भी एक तरह का नोवेल लिखने का तरीका होता है। ये नॉवेल्स आपको मॉडर्न राइटर्स में मिलेंगे। फ्रैंकेनस्टाइन एक गॉथिक है, वुदरिंग हाइट्स एक गॉथिक है, विलियम जमन नोवेल ऑलिवर ट्विस्ट है, चार्ल्स डिकेंस के द ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, द ग्रेट एक्सपेक्टेशन। आई डोंट हैव द स्पेस, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म, द ग्रेट एक्सपेक्टेशन। तो ये सारी चीजें आपको बतानी होगी थोड़ा सा कि ये कौन से फॉर्म में है। डिस्क्राइब नहीं कीजिएगा, डिस्क्राइब तो आप बॉडी में कीजिएगा, बस आपको बताना है। इट इज द एग्जांपल ऑफ पिकार्स नोवेल, रॉबिन्सन क्रूसो इज द एग्जांपल ऑफ, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एपिस्टोलरी नोवेल। तो ये आपको उनके फॉर्म को बताना है कि हाँ टीचर को पता है, ये बच्चा जानता है कि नोवेल किस फॉर्म में लिखी गई है, इसमें कौन लीड कैरेक्टर है, कौन प्रोटागोनिस्ट है। ये थोड़ा सा आप इसमें बोल सकते हैं स्टॉक कैरेक्टर्स कौन है, फ्लैग कैरेक्टर्स, राउंड कैरेक्टर्स कौन है, ओके। सो यू कैन also discuss about this. Now you have to write about body. Obviously, जिस जिस टॉपिक के बारे में बॉडी होगी, जिस टॉपिक के बारे में, वो इधर इट्स आस्किंग अबाउट रॉबिन्सन क्रूसो के कैरेक्टराइजेशन के बारे में बताइए, तो आप रॉबिन्सन क्रूसो की कैरेक्टराइजेशन कीजिए या फ्रैंकेनस्टाइन की कैरेक्टराइजेशन कीजिए। यहाँ पे मॉन्स्टर की कैरेक्टराइजेशन, मॉन्स्टर के बारे में जो बताई गई है उसके बारे में बताने को अगर कहा गया, रॉबिन्सन क्रूसो और फ्राइडे के बारे में जो बताई गई है, क्रूसो और फ्राइडे की रिलेशनशिप को बताएगी, बताना होगा। तो आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी बतानी होगी कि क्रूसो और फ्राइडे किस तरह से मिले। पूरा का पूरा कहानी का समरी नहीं लिखना है, आपको बस थोड़ा सा टाइम या थोड़ा सा आप कह सकते हो वो टाइम बतानी है, वो पीरियड बताना है जहाँ क्रूसो और फ्राइडे मिल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि हाँ ये एक ऐसा नोवेल है जिसमें रॉबिन्सन क्रूसो एक आइलैंड, एक अननोन आइलैंड में फंस गए थे, और वो इतना साल उस आइलैंड में, मतलब 28 ईयर्स अपने लाइफ के वहां पे स्पेंड किए, वहां उसके और पूरे आइलैंड को वो एक्सप्लोर किए एकदम ब्रीफली। फिर आप डिस्क्राइब, जो आपको फुल डिस्क्राइब करनी है, वो आपको क्रूसो और फ्राइडे की जो मीटिंग है, किस तरह ये मीटअप हुए, किस तरह इन दोनों दोनों की मीटिंग हुई है, कैसे एक दूसरे के आस पास आए, ये बताना है, ठीक है। या मान लीजिए फ्रैंकेनस्टाइन के बारे में, तो फ्रैंकेनस्टाइन ने किस तरह से मॉन्स्टर को, वहां पे मॉन्स्टर के बारे में पूछा, फ्रैंकेनस्टाइन विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के बारे में, तो आपको विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस तरह के इंसान थे, कितने उनकी क्यूरियोसिटी थी, उनका कितना इच्छा था उस चीज को जानने के लिए,
तो थोड़ी-थोड़ी जितनी नोवेल में क्या है, जो इन लोगों का डायरेक्ट स्पीच हुआ है, जो बातें इन लोगों का इनडायरेक्टली हुई है, जो आपको मोरल मैसेज मिली है, उसके बारे में आपको बताना होगा। बॉडी में राइटिंग स्टाइल के बारे में बताना होगा और साथ में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी होगी कि इनके जो नोवेल का फॉर्म है, जो राइटिंग का फॉर्म, नोवेल का जो फॉर्म है, कौन से फॉर्म में लिखे। अगर वो मान लीजिए गॉथिक नोवेल है, तो गॉथिक नोवेल की कैरेक्टराइजेशन बतानी होगी। अब आपको गॉथिक नोवेल में क्या करना है, बताना होगा, डिफाइन करनी होगी पूरी की पूरी। इस गॉथिक नोवेल किसे कहते हैं, इसका फीचर्स क्या है, क्यों आपको लगती है कि फ्रैंकेनस्टाइन एक गॉथिक नोवेल है। ये आपको पूरे एग्जाम्पल, आपको 2-4 एग्जाम्पल यहाँ पे सेट करना होगा, ठीक है? यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा कि क्यों इसे बताई गई है, क्यों इसे इतने सारे वैल्यू इतने बोले जा रहे हैं। अब दूसरा जो अब जो लास्ट चीज है उसकी है कंक्लूजन। हाउ वी हैव टू राइट अ कंक्लूजन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कंक्लूजन कैसे एंड करनी है। देखिए, उतना हार्ड एंड फास्ट रूल्स तो है नहीं। ये मैं इस तरह का आंसर ही लिखती हूँ, इस तरह के गाइड मैप को मैं फॉलो करती हूँ टू सिक्योर अ गुड मार्क्स। ये मेरे को बहुत हेल्प किए मेरे मास्टर्स में, मेरे आप कह सकते रिसर्च पेपर्स में भी लिखने के लिए बहुत हेल्प कर रहे हैं और मेरे कॉलेज लाइफ में भी मुझे बहुत हेल्प किए हैं। एंड दिस होल थिंग आई क्रिएटेड माई सेल्फ कि हाँ भैया मुझे इस तरह से लिखना है। हाँ भाई, कि कोई मुझे हेल्प करने वाला नहीं, कोई मुझे बताने वाला नहीं है। आई डोंट हैव अ गाइड, आई नीड टू गाइड माई सेल्फ। आप खुद को गाइड कीजिएगा तभी आप सीख सकते हैं। एंड यू हैव टू नो हाउ टू राइट योरसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल, ओवरऑल इन द नोवेल, अब वो नोवेल मान लीजिए फ्रैंकेनस्टाइन मैरी शेली लिखी है। मैरी शेली प्रोटागोनिस्ट और आप कह सकते हैं लीड कैरेक्टर, जिसके बारे में भी आप बता रहे हैं, अगर आप विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के बारे में बता रहे हैं, तो लीड कैरेक्टर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन was an ambitious person who always want to explore new ideas, new technology. He was not a person who will sit down at one place and just ideally and spend his life. He is the one who want to explore each and everything. Romantic period was the period when the राइटर्स और मैरी शेली, पीबी शेली और लॉर्ड बायरन ने ना, आपको अगर मैं बैक स्टोरी बताऊं, she inspired this story from a real Victor Frank. There was a real story behind it. आप विकिपीडिया में भी पढ़ सकते हैं कि वो उन्होंने उनके बीच में कंपटीशन शुरू हुआ था, पीबी शेली, मैरी शेली और लॉर्ड बायरन में कौन अच्छे नोवेल, हॉरर नोवेल लिख सकते हैं। एंड ऑब्वियसली शी won this and I like this novel. फ्रैंकेनस्टाइन की ये नोवेल जो मॉन्स्टर है, भूतिया है, but I will not say बहुत ज्यादा हॉरर है, like the horrors we read nowadays, not like that कि हाँ ये भाई कॉन्जरिंग की तरह है, नहीं कॉन्जरिंग की तरह नहीं है, but it's obviously monster, he created the monster. फ्रैंकेनस्टाइन wants to become, आप कह सकते हो वो टेक्नोलॉजी के ऊपर वो इतने ज्यादा डिपेंड हो गए थे, इतने ज्यादा वो लाइफ को लाइफ क्रिएट करने पे बिजी हो गए थे, he just created a monster. तो ये जो हमारी क्यूरियोसिटी है कोई चीज की जानने की, वो क्या क्रिएट कर सकती है अगर हम सही पाथवे यूज ना करें, ये हमें वही दिखाती है। सो आई विल से दिस नोवेल इज वेरी हेल्पफुल एंड रॉबिन्सन क्रूसो ऑब्वियसली इट्स आप कह सकते हैं ट्रैवलॉजी, इट्स एडवेंचरस, ऑब्वियसली punk or a 19-year punk who wants to just explore the whole world. It's also our, आप कह सकते हैं हमारी भी खुद की बहुत बड़ी ड्रीम होती है कि क्या हम भाई इसमें वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे। एंड जानते हो इसके साथ हमेशा क्या ट्रेजेडी हुआ, ये बंदा जब भी निकला है अपनी वॉयज के लेकर, अपने जर्नी को शुरू करने के लिए, बंदा तभी पता, तभी स्टॉर्म था। एंड आई जस्ट लाइक, इफ यू हैव वॉच पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, इट विल हेल्प यू, यू कैन रिजेंबल द स्टोरी। रॉबिन्सन क्रूसो का तो मूवी तो मुझे नहीं पता की है कि नहीं है, पर मैं कह सकती हूँ पायरेट्स ऑफ कैरिबियन जो भी बंदा देखा होगा, वो पूरी की पूरी रॉबिन्सन क्रूसो को एनालाइज कर सकता है, वो पूरे थिंक कर सकती है, पढ़ नहीं सकते हैं। अभी आपके पास उतना टाइम हालांकि है नहीं कि पूरे रॉबिन्सन क्रूसो को आप बैठ के पढ़ो, बट यू आप क्लिप नोट्स में जाकर उसकी समरी पढ़ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स भी है उसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं, आपके पास अगर टाइम चाहिए तो ये उसमें आपको हेल्प कर सकते हैं। So this
is all about the novel How to Write a Good Answer. तो आज की इस वीडियो पे शायद मैं जितना मेरे आइडिया से हेल्प हो सकती है मैं आपको हेल्प करने की कोशिश की हूँ। आप एक आंसर लिखकर मुझे भेज सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी आप भेज सकती हैं। आप अगर चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी मैं अपना नंबर व्हाट्सएप के नंबर आपको फॉरवर्ड कर दूं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, आपको अगर और भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज ऐसी जो आपको समझ में नहीं आ रही है कि हाँ मैं इधर हूँ आपको गाइड करने के लिए, you can just ping me a message, ma'am, I need this kind of help. I want a clarification. I don't know how to write it, how to begin it, and the thing I have to write this portion. जैसे बोले ना हम क्या करते हैं हमारे मदर टंग में पहले सोचते हैं, मैं कहूंगी आप शुरू कीजिए, जस्ट बिगिन इट। आप लिटरेचर के बच्चे हैं, थोड़ी थोड़ी सी इंग्लिश में और सबसे चीज है ना सिंपल इंग्लिश फॉर्म में कीजिए, सिंपल सेंटेंसेस कीजिए, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में मत जाइए, जितना सिंपल सेंटेंस में यूज कीजिए उतना। दूसरा सेकेंड, आप क्या कीजिएगा अगर क्वेश्चन पास्ट टेंस में पूछे पास्ट टेंस में लिखिए, अगर क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में लिखिए प्रेजेंट टेंस में लिखिए, और अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रही पास्ट या प्रेजेंट है, जैसे did he analyze the characterization of Robinson Crusoe, इसमें समझ में नहीं आया तो अगर आप प्रेजेंट में शुरू किए तो प्रेजेंट में ही पूरा लिखिए, पास्ट में मत लिखिए। देखिए आपकी जो ग्रामर है उसमें भी थोड़ी पकड़ होनी चाहिए, नहीं कहूंगी कि ग्रामर एकदम ही मैटर नहीं करती, ऑब्वियसली लिटरेचर का बैकबोन ग्रामर है, पर मैटर भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि आपका कंटेंट क्या है, और जितनी अच्छी आपकी कंटेंट होगी जितनी अच्छी आप इस आंसर को लिखोगे एग्जामिनर के पास आप पेश करो, यही कंटेंट राइटिंग है। नथिंग इज देयर डिफरेंस अबाउट अ कंटेंट राइटिंग। आप कंटेंट राइटिंग सीखे हो और आपको यही आंसर के क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, टॉपिक इसमें दी हुई है, आपको यही कंटेंट लिखना है, यही आपका मुद्दा है, यही आपकी सब्जेक्ट है और इसमें आपको बातचीत करनी है। सो दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। हाँ, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, डू यू थिंक रॉबिन्सन क्रूसो एज अ adventure or a travelogue? So please don't begin the answer like that. Yes, I think this is a travelogue. No, the examiner already knew कि वो आंसर वो क्वेश्चन क्या है, हमें पता है कि ये तो एक ट्रैवलॉजी है, मैं तो जानती ही हूँ तभी ना मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपकी नो सुनने के लिए नहीं पूछ रही। डोंट बिगिन द आंसर लाइक यस दिस इज अ ट्रैवलॉजी और एडवेंचर नोवेल, वी डोंट नीड दिस काइंड ऑफ आंसर। आप इस तरह से लिखिए ना, the Robinson Daniel Defoe is one of the most famous work. Robinson Crusoe is the adventure novel which has been written during a neoclassical or Enlightenment period, the era of 18th century. It is a period where Daniel Defoe want to criticize or satire or mock the contemporary society about. So, always start your answer in an affirmative form. Okay, we don't need your opinion. आपकी ओपिनियन नहीं मांगे है। Do you think if we are saying we are not asking about your opinion, we indirectly want your opinion. Indirectly, how the novel which is been written by Daniel Defoe is our travelogy. It is a adventure. It is written in the form of a history as well as Picaro's novel. It is has been said Picaro's novel or a history. You have to explain. So just know how to write the answer. Okay, this is all about the how much you have the message or you know about the topic. We only see the students topic and ideology. आपको टीचर नहीं जानते या कोई प्रोफेसर आपको नहीं जानते, मैं भी आपको नहीं जानती, आपकी आंसर आपकी इंप्रेशन हमारे लिए वहाँ पे, ये हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। So this is the way to write a good answer. I hope you like this video, and if you like it, just don't forget to like and subscribe and share this video with your friends. Thank you.